क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो हिराड ऑनलाइन क्लासेस पे है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है 15 मॉडल पेपर की, और उसके तहत 3 मॉडल पेपर तो आपको डाले जा चुके हैं हिराड ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा जो चौथा मॉडल पेपर है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 15 तो मॉडल पेपर आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे और उसके साथ साथ 15 मॉडल पेपर आपको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के अंदर ब्लैक बोर्ड के ऊपर सोल्व कराएंगे, जिसमें हम आपको लगभग 4500 क्वेश्चन तैयार करवा देंगे एक महीने के अंदर। 4500 क्वेश्चन। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड में मास्टर को, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मास्टर को क्या लिख रहा है 682145 तथा स्टाम्प को 21869 लिखा जाता है। यानी किसी कूट भाषा के अंदर मास्टर को तो ये लिखा जाता है और स्टैम्प को ये लिखा जाता है। तो देखिए इस टाइप की जो क्वेश्चन आए थे इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग ना लगाएंगे, जैसे एम को 6 लिख रहा है या एम पे 6 कैसे लिख रहा है, एम तो 13 होता है 6 कैसे लिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है कंपेरिजन करना होता है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि एम को उसने किस कोड से रिप्रेजेंट किया है, जैसे एम को उसने किससे किया है 6 से, तो 2 क्यों देता है, जैसे एस से करिए आप कंपेरिजन। एस यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2, यानी एस को किससे कोड किया है 2 से किया है। उसी तरह से अगर हम देखें इन दोनों के अंदर ए को देखिए तो ए में यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यानी यहाँ पे क्या कर रखा है इनका कोड दे रखा है, एस को 2 से, ए को 8 से। फिर हमें पूछा क्या है पेस्ट को क्या लिखेंगे, हमें पूछा है इसी कोड में पेस्ट को क्या लिखेंगे। तो देखिए पी को 9 लिख रहा है तो पी का हो गया 9, ए को लिख रहा है 8, एस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से, टी के लिए हो गया 1 और ई हो गया 4, यानी 98214। पेस्ट के लिए क्या हो गया 98214, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 पुस्तकों में, यानी क्या दे रखी है 4 पुस्तकें दे रखी है और उनके बारे में क्या कर रखा है, पुस्तक 1 पुस्तक 2 से दोगुनी है, यानी जैसे ये पुस्तक 1 है वो क्या है 2 से दोगुनी यानी 2 से भारी है। आगे बोल रहा है पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा है। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा, यानी 2 किससे भारी है 3 से। उसके बाद बोल रहा है पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, यानी जो 4 है वो 2 से क्या है भारी है। 60 ग्राम वो तो एक ही ग्राम हो, लेकिन क्या होगी भारी होगी, यानी पुस्तक 4 क्या होगी 2 से भारी है। लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, लेकिन 1 से क्या है 60 ग्राम कम है। तो इन तीनों को देख के हम क्या सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी आएगी 1, उसके बाद 4, फिर 2 और फिर 3। तो पुस्तक 1 सबसे भारी है, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 3। तो आप क्या करें ऐसे समीकरण बना लें इनके और फिर डायरेक्ट इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि 1 4 2 3। फिर क्वेश्चन देखते हैं कौन सी पुस्तक सबसे भारी है। तो कौन सी है सबसे भारी पुस्तक 1, जो कि कौन से में जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हिराड ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, उसके ऊपर हम पीडीएफ डालते हैं, वहां से आप जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वहां से जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तीसरा क्या है विषम शब्द चुनिए। पहला है उदास आशा में, दूसरा है आनंदित अति आनंदित, तीसरा है ऊंचा विशाल और चौथा है पगडंडी पथमार्ग। तो हमें क्या दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, जिसमें से क्या चुनना हमें विषम चुनना। तो देखिए पहला उदास और आशा में, तो उदास का मतलब तो होता है हताश दुखी, और आशा में का मतलब होता है प्रसन्न जो क्या हो
आशान्वित हो यानी जिसको आशा हो किसी चीज, तो क्या हो गए, विलोम है वे एक दूसरे के। तो पहले में तो क्या दे रखा है, पहले में विलोम। दूसरा देखते हैं आनंदित और अति आनंदित, तो ये क्या है, आनंदित खुश, तो ये क्या हो गए, समानार्थी हो गए। तो पहला है विलोम, दूसरा है समानार्थी है। तीसरा देखिए तो ऊंचा और विशाल, तो ऊंचा विशाल बड़ा ये सारे क्या होंगे, समान ही शब्द होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। यानी तीसरा भी क्या हो गया, समानार्थी हो गया, मतलब पहला ही अलग है, क्योंकि दो एक जैसे हो गए, मतलब पहला तो विलोम है। जबकि चौथा देखें पगडंडी पथमार्ग सड़क, वो भी एक ही होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, जिसमें क्या दे रखा है, ऊंचा, उदास और आशा में, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विलोम है। बाकी सब क्या है, समानार्थी हैं, यानी बाकी सब तो समान और ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का, ये है रितिका। ये कौन है, रितिका। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी, ये है मान लीजिए रितिका के दादाजी, यानी ये दादाजी हो गए, प्लस क्योंकि मेल है दादाजी हो गए, दादी जी फीमेल होती, दादाजी मेल हो गए, कि एकमात्र पुत्र, यानी दादाजी के एकमात्र पुत्र, ये भी क्योंकि पुत्र है तो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो दादाजी को हम जैसे डी मान लेते हैं, पुत्र को सन को क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है पुत्र का पुत्र, यानी दादाजी का पुत्र और उसका क्या हो गया, पुत्र, तो इसको क्या मान लेंगे, दादाजी का क्या हो गया, ये ग्रांड डॉटर, तो जी से मान लेते हैं, ग्रांड सन, तो ग्रांड सन को हम क्या मान लेंगे, जी, और ये भी क्या है, मेल है, यानी दादाजी के पुत्र का पुत्र। तो ये एस है जो रितिका के क्या हो गए, एस क्या है, रितिका के पापा हो गए, और ये जी क्या है, रितिका का भाई हो गया। आगे क्या पूछा है, रितिका का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, तो हमने क्या बताया, रितिका क्या है, इसकी बहन है, क्या होगी, इसकी बहन है, कौन, रितिका। तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो सीधा है कि दादाजी का पुत्र यानी रितिका के पापा, उनका बेटा यानी रितिका का भाई, तो रितिका जी इससे किस प्रकार संबंधित है, बहन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बहन क्या दे रखा, ऑप्शन सेकंड में, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में लिखिए, यानी डिक्शनरी ऑर्डर, जो डिक्शनरी और अल्फाबेटिकली वैसे करा। जैसे पहला क्या दे रखा है, पीपल, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है फ्लोर, चौथा दे रखा है फोम, पांचवा दे रखा है फ्लोरोसेंट। हमें क्या है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्ट क्या है, तो एफ इसमें भी है, एफ एफ एफ, ये एफ सब में सेम है पहला लेटर। दूसरा देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आर एल ओ एल, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ई वाला, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई क्या आता है, सबसे पहले आता है, तो एक नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एल, तो इन दोनों में से देखेंगे एल एल कॉमन है दोनों में, एल एल हट गया। उसके बाद देखिए ओ यू, पहले क्या आता है यू, यानी फिर क्या आएगा 5 नंबर, दूसरे पे क्या आ जाएगा 5, तीसरे पे क्या आ जाएगा 3 नंबर, क्योंकि ये आएगा। उसके बाद देखिए आर ओ, पहले क्या आता है ओ, फिर आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा 2 नंबर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 3। सॉरी गलत कर दिया आपने, यहाँ पे 3 पहले आएगा, क्योंकि U और O, तो पहले क्या था O, हमने उल्टा लिख दिया, करा तो सही था, लिख उल्टा दिया। 1 3 5 4 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O आ रहा है, L तो दोनों में कॉमन है, फिर O और U, तो पहले क्या था O, तो हमने सही करा था, लेकिन यहाँ पे लिखने में गड़बड़ कर दी, तो 1 3 5 4 2, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वेश्चन कोई टाइम वाले नहीं है, आप इनको डायरेक्ट, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमारा 4th पेपर चल रहा है कि आपको पता चल जाए, देखते हैं कि हाँ अल्फाबेटिकली डायरेक्ट इनको काटा और
सोल्व कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी करोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं एक बार। पहला 27, दूसरा 28, तीसरा 29 और चौथा है 31। ये है क्वेश्चन। अब आप में से खुद ही करके देख लीजिए एक बार। लगभग सारे बच्चे इसको गलती करेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो देखिए +2 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। 100% बच्चे क्या करेंगे, +9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, +9। और आंसर क्या लगा देंगे, 27 टिका देंगे डायरेक्ट ही। 18 9 27 इसका आंसर हो गया। मैंने आपको पहले कहा था जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पे देखिए 2 3 5 7, आप क्या देख रहे हैं, 2 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी या तो इनमें एक का डिवाइड जा रहा है या खुद से डिवाइड हो रही है। अभाज्य संख्याएं आपको पता होगी। जबकि अगर हम यहाँ +9 कर दे तो +9 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं। इसके अंदर 9 का भी जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 11। यानी यहाँ पे क्या आएगा, +11। 18 प्लस अगर हम 11 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 29। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 29। देख लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि इनमें क्या चल रहा है। आप डायरेक्ट देखेंगे 2 3 5 7 9 कर दिया, क्यों, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन प्लस लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कुछ लॉजिक लग रहा हो। तो ये क्या हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई सीरीज के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आप सोल्व करेंगे इसको, आपको पता होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है, तो वहां पे आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके एग्जाम में आने की संभावना क्या होती है, सबसे ज्यादा इस टाइप के। ये क्वेश्चन नहीं, पर इस टाइप के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। हमें क्या दे रखा है, JKLM, और इसका दे रखा है I और I। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अगला दे रखा है PQRS, PQR और S दे रखा है। इस यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा, JKLM का दे रखा है, I और PQR का पूछा है। हमारे ऑप्शन है P यानी 4 बार P, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 4 बार O, थर्ड ऑप्शन है 4 बार T, या लास्ट ऑप्शन है OOPP। तो देखिए यहां से आप देखिए इस टाइप में J के बाद क्या आ गया, K। तो J के बाद थोड़ी आता है I तो आता है पहले। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, J से I जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, -1। यहां से क्या हो गया, पर लिखिए इसको, -1 हो गया। K से I में क्या हो रहा है, -2, क्योंकि I J K -2 हो गया। अब देखिए हम L से I जा रहे हैं, यानी क्या हो गया, -3। यहाँ पे क्या हो गया, -3। और M से I जा रहे हैं, मतलब -4। -1 -2 -3 और -4 ये चला। तो यहाँ पे भी ये पैटर्न लगाएंगे। हम P से करेंगे -1, तो आपको यही आंसर पता चल जाएगा। P से -1 करते क्या आ जाएगा, O। उसके बाद Q, क्योंकि ये भी क्या है, क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है नंबर, अल्फाबेटिकली। Q के बाद -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। R के बाद भी -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। S के बाद -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। यहाँ पे -3, S के बाद -4, यानी PQRS -1 -2 -3 -4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 बार O, जो कि कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी अधिवर्ष में, आपको मैं ये क्वेश्चन है, अधिवर्ष क्या होता है, क्योंकि ये आ गई हिंदी, जिसे बोलते हैं प्योर अधिवर्ष। बच्चे जानते हैं लीप ईयर, लेकिन अधिवर्ष सुनते ही चौंक जाते हैं, अधिवर्ष क्या होता है। तो लीप ईयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के दिन 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, तो 22 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी हमें क्या दे रखा है, अधिवर्ष। तो हमें अधिवर्ष से तो क्या मतलब, अधिवर्ष हो या कोई सा वर्ष हो, हमें ये दे रखा है कि शुक्रवार। ये देखिए आप, तो शुक्रवार
प्लस 3, शुक्रवार में 3 बार और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मार्च, और 1 मार्च को क्या है मंगलवार है। यानी आप ये देखिए कि शुक्रवार प्लस 3, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी 1 मार्च को क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 मार्च को मंगलवार। यही तो मैं दे रखा है क्वेश्चन में कि शुक्रवार होगा किसमें अधिवर्ष के अंदर, शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च है, तो शुक्रवार में अगर हम 3 बार जोड़े तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 जोड़ दिए तो 1 मार्च को क्या आ गया मंगलवार आ गया। अब हमें पूछा क्या है 22 मार्च को क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल सिंपल आ गया, ये तो 7 का मल्टीपल हो गया। 1 मार्च को मंगलवार है यानी 8 को मंगलवार होगा, 15 को मंगलवार होगा और 22 को, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, हर 7 दिन में क्या होंगे रोटेट होते रहते दिन, हर 7 दिन के अंदर दिन वापस आ जाता है, तो 22 को भी क्या हो जाएगा मंगलवार ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया था। इसके अंदर देखिए 5 मंगलवार हो जाएंगे। 1 मार्च का मंगलवार तो 1 को हो गया मंगलवार, 8 को हो गया मंगलवार, 15 को हो गया मंगलवार, 22 को हो गया मंगलवार और 29 को, यानी 5 मंगलवार। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि 1 तारीख को क्या होगी 1 मार्च, यानी मार्च के अंदर 5 मंगलवार आए तो 1 तारीख को क्या वार होगा, यानी 1 तारीख को क्या होगा कि मार्च में 5 मंगलवार आए तो 1 तारीख को क्या होगा मंगलवार। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, ये क्वेश्चन और है। तो इसमें अधिवर्ष तो आपको ऐसे दे रखा था, अधिवर्ष से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अधिवर्ष से ऐसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। वो कंफ्यूज करने के लिए देता है, जैसे अधिवर्ष लिख दिया तो बच्चे क्या उसमें 29 फरवरी लिखने लग जाते हैं। हाँ सर 29 फरवरी को क्या होगा, 29 फरवरी से आपको क्या लेना है, आप तो डायरेक्ट देखिए ना, आपको जो क्वेश्चन निकालना हो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राजू अपनी कार में अपने घर से चलता है और पूर्व की ओर, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा घड़ी की सुई जैसे चलती है वो हो गया दायां, घड़ी की सुई की उल्टी तरफ यानी ये तरफ तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है दायां, और इधर क्या हो जाएगा बायां, तो यहाँ लिख लीजिए दायां बायां। अभी थोड़े दिन और देखिए, उसके बाद आपको यही मैं बता दूंगा कि प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, बायां दायां में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो देखिए आगे है, अपनी कार से अपनी घर की ओर, घर से चलता है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये मान लीजिए ये यहाँ से चला आरंभ, यहाँ से आरंभ हुआ 8 किलोमीटर चला, पूर्व उधर है पूर्व की ओर चला। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है नीचे, यानी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए अगला आगे है दक्षिण की ओर, फिर 8 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। अब देखिए यहाँ से दाईं ओर मैंने क्या बताया था, घड़ी की सुई जिधर चलती है उधर दाईं, यहाँ से देखेंगे तो घड़ी की सुई इधर चलेगी, मतलब ये दाईं ओर हो गया। दाईं ओर कितना चलता है 8 किलोमीटर, यानी ये 8 किलोमीटर दाईं ओर चल गया। उसके बाद 6 किलोमीटर बाईं ओर, अब यहां से बाईं ओर, यहां से देखिए घड़ी की सुई कैसे चलेगी, ये ऐसे जाएगी, और उसके विपरीत में क्या हो जाएगा बाईं ओर, ये तो दायां हो गया, तो बायां क्या हो गया नीचे, नीचे बायां हो गया। कितना 6 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। उसके बाद 8 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, फिर से बाईं ओर, तो देखिए यहां से भी वही है, ये हो गई घड़ी की सुई, यहाँ पे रखी है, तो घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ये हो गया दायां, हमें चलना बायां 8 किलोमीटर बायां, यानी इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, यहाँ पे 8 किलोमीटर चल गया। उसके बाद बोल रहा है अंततः यानी आखिर में 11 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, तो यहाँ से तो हम वैसे भी देख सकते हैं बाईं ओर, यानी ये जो अपना है बाईं ओर, बाकी वैसे देखें तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, घड़ी की सुई घूमेगी यूं नीचे, यानी नीचे तो क्या हो गया दायां, हमें कैसे चलना ऊपर की ओर, क्योंकि बाएं बोल रहा है तो ये बाएं चलेंगे, तो ये इसी पॉइंट पे देखिए मैं डॉट डॉट से बता रहा हूँ, क्योंकि 8 किलोमीटर चला मतलब इसी के ऊपर जा रहा है वापिस इसी लाइन पे, डॉट 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 से 11 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, यानी यहाँ पे आ जाएगा वापिस अपने घर की उसी पॉइंट की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 11 किलोमीटर। कैसे हो गया 11, 6 इधर चला था, 5 यहाँ पे, टोटल 11। अब वो क्या पे अंत में आरंभ यहाँ से अंत यहाँ पे। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में अव्यय किस दिशा में है, तो दिशा तो चला कैसे था पूर्व दिशा में, किसमें है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये कौन सी दिशा में, पूर्व में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये तो मैंने आपको
आराम से समझाया, आप इतनी सोचने की जल्दी जल्दी कर सकते, ये पता होना चाहिए आपको बायां दायां और पूर्व पश्चिम, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप देखेंगे 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर डायरेक्ट आंसर, लास्ट आपको 30-40 सेकंड लगेंगे इसका आंसर निकालने के अंदर। इतनी आपको रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम बनाने की, आप फटाफट इसको सोल्व कर लेंगे प्रैक्टिस करते करते, और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही बता देंगे हाँ सर ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? हमें क्या दे रखा है? हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर टॉपिक के, हर टाइप के और हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा गड़बड़ कर दिया डायग्राम में, मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तो फिर भी आपके लिए कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छी हो जाए, लेकिन ये अच्छी होने का नाम नहीं ले रही। अब ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क इस टाइप को, इसको तो मैं दिखाने, आपको वैसे ही दिख रहा है, सामने क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, 5 का 10, 7 का 14, 9 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा, 18 दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है, सीधा लग रहा है लॉजिक, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, और कुछ दिमाग नहीं लगा, डायरेक्ट दिख रहा है तो वही लगा दो, ये नहीं कि और कुछ भी सोचे और कुछ भी। जब आपको पहले ही दिख रहा है कि ये लग रहा है तो वही लॉजिक लगाइए ना, दूसरा सोचना ही क्यों, एक से हमारा आंसर आ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, प्रीति का अरुण नाम का पुत्र है। यह है कोई प्रीति जी हैं, इनका क्या है, पुत्र है अरुण। पुत्र है तो प्लस है, मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पुत्र लिख लीजिए। उसके बाद राम प्रीति का भाई है, कौन है, भाई राम जी की बहन, यानी ये भी प्लस मेल है। उसके बाद आगे है, नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है। तो नीता, इनसे भी रिलेशन नहीं दिया था, हमने मान लिया कि नीता, ये नीता जी है, इनकी क्या है, रीमा नाम की पुत्री है। पुत्री है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद है, नीता राम की बहन है, ये क्या है, बहन है किनकी, राम की। तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, यानी ये क्या है, माइनस, यानी ये तीनों भाई बहन है। हमें ये नहीं पता कि प्रीति जी मेल है फीमेल है। आप ऐसे नाम से कभी भी, इस टाइप के क्वेश्चन में नाम से कभी भी ये मत निकालना कि मेल है या फीमेल है, क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो अगर पूछे भी, अगर डायरेक्ट हम बता नहीं सकते कि नीता जी क्या है, मेल है या फीमेल है, इनका बता दिया कि नीता क्या है, राम की बहन है, मतलब ये बहन है फीमेल है, राम भाई है मतलब ये मेल है, पुत्री है फीमेल है, पुत्र है मेल है। अगला देखिए आगे पूछ क्या रहा है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो आपको क्या पता है कि क्या है, इसकी मौसी की लड़की, तो वो क्या होती है, कजिन सिस्टर, तो कजिन हो गया, क्या है वो, कजिन। तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कजिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर बता रहा हूं कि नाम से कभी भी आप जेंडर को डिफाइन मत कीजिए कि नाम प्रीति दे रखा है मतलब फीमेल होंगी, जरूरी नहीं है फीमेल हो, मेल का नाम भी हो सकता है। क्वेश्चन को कभी कभी घुमाने के लिए मेल का नाम भी प्रीति दे देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, नाम से डायरेक्ट आगे पढ़ते ही नहीं, नाम से आंसर निकाल देते हैं, प्रीति दे रखा मतलब फीमेल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, यानी खंबे की ऊंचाई क्या है, 12 मीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 12 मीटर, 12 मीटर ऊंचा खंबा है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी मान लीजिए ये है, पहले 1 मिनट में क्या करता है, 2 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। फिर अगला जगह है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, क्योंकि खंबा क्या है, चिकना है, तो 1 मिनट में फिर क्या करता है वो, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है।
तो अगर मैं यहाँ पे निकालें तो 2 मिनट में क्या कर रहा है वो, तो 2 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर चढ़ रहा है 2 मिनट में, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है ऊपर, 1 m। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जैसे आप, मैं इसका एक बार ऑप्शन भी डाल देता हूं आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे तो ऑप्शन ही देखते हैं। पहला 21 है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 24 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 20। तो देखिए 2 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मीटर। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कितना चलना है, 12 मीटर, डायरेक्ट ही 12 से गुणा कर देंगे। ये लो जी 12 से गुणा कर दिया, 12 दूनी 24 मीटर। ऑप्शन भी दे रखा है क्योंकि वो तो देता है ऑप्शन। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन तो आपको हमेशा मिलेंगे जिसमें 2 आंसर दिख रहे हो। डायरेक्टली 24 बच्चों ने देखा, आंसर मिल गया, 24 लगा के आ गए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन 24 क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। 2 मिनट में चढ़ रहा है 1 मीटर, तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट में 20 मिनट में कितना चढ़ेगा। तो इसको अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो इसको भी 10 से गुणा करिए, यानी वो 20 मिनट में निकाले हम, तो 20 मिनट में कितना चल जाएगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा। अब उसने क्या बोला है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अगर वो 21वें मिनट में चढ़ेगा मान लीजिए, तो 21वें मिनट में क्या होगा, 21वें मिनट में वो कितना चल जाएगा, 12 मीटर। 12 मीटर मतलब टॉप पे बैठ जाएगा जाके, तो फिसलेगा कैसे, मतलब 1 मीटर नहीं फिसलेगा, यानी वो 21वें मिनट में क्या चला जाएगा, ऊपर टॉप पे जाके बैठ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ढंग से पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से होंगे, यानी 10 मीटर में वो कितने मिनट लगाएगा, 20 मिनट, और 21वें मिनट में क्या हो जाएगा, 12वें। मान लीजिए कि जैसे 10 मिनट में ये है 12 मीटर, तो क्या, तो 12 मिनट में टॉप पे जाके बैठ जाएगा बंदर। तो अगर टॉप पे बैठ गया तो फिर फिसलेगा कैसे, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 21 मिनट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट में एक बस चलती है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या बोल रहे हैं कि बस स्टॉप है जिसमें क्या होता है, 45 मिनट में क्या चलती है, बस चलती है हर 45 मिनट में। अभी एक यात्री ने काउंटर पर पहुंचा, यानी एक यात्री क्या है, काउंटर होता है जहां से टिकट लेते हैं, तो काउंटर पे पहुंचा, तो उसे पता क्या चला कि बस क्या होगी, 10 मिनट बाद रवाना होगी। यानी 45 मिनट में, हर 45 मिनट में बस चलती हो, 10 मिनट बाद बस रवाना होगी। आगे है, चूंकि उसका भाई जो अभी साथ जाने वाला नहीं, वो क्या है, उसका भाई भी उसके साथ जाने वाला जो अभी नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, अगली बस में जाएगा। किसी में जाएगा, अगली बस में जाएगा। तो उसने क्या बोला, वो लास्ट लाइन दे रखी है, अगर अभी 2:30 बज रहे हैं, यानी अभी क्या बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, जब उसने काउंटर पे पूछा। तो देखिए क्या बोला कि 45 मिनट में बस चलती है। उसने पूछा तो बोला कि 10 मिनट बाद बस रवाना होगी, यानी बस कितने पर रवाना होगी, यहाँ से अगर हम 10 मिनट जोड़े इसमें, तो 2:40 में बस रवाना होगी। लेकिन वो क्या करेगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई भी उसके साथ जाएगा जो आने वाला। तो अगली बस कब जाएगी, 45 मिनट में जाती है, इसमें 45 मिनट और जोड़ दीजिए। इसमें हम 45 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:25, यानी वो किस में जाएंगे, दोनों भाई या बहन भाई कुछ भी है, तो वो किस में जाएंगे, 3:25 पे जो बस रवाना होगी वो उसमें जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 3:25 में वो क्या होंगे, रवाना होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। यानी 14 और 15 दो क्वेश्चन है, कुछ जानकारी दे रखी है, उसको पहले ढंग से पढ़ना है और फिर इसी के बेसिस पे क्या है, उत्तर देना है। हमें क्या दे रखा है, यदि 5 व्यक्ति ABCDE, हमें क्या दे रखे हैं, 5 व्यक्ति दे रखे हैं, ABCD और E, 5 व्यक्ति दे रखे हैं। अखबार पढ़ते हैं, अखबार तो सब पढ़ते हैं, तो 5 व्यक्ति क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आगे है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है। देखिए आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो सबसे पहले पढ़ने वाले ने किसको दे दिया, C को। ऐसे एरो लगा लीजिए कि आगे देने वाले ये। तो सबसे पहले पढ़ने वाले का हमें पता नहीं, लेकिन क्या बोला कि उसने एक बार किसको दे दिया, C को दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा उसने किससे लिया था, A से लिया था। यानी यहाँ पे जो पढ़ा उसको नहीं दिया, पर उसने किससे लिया था, A से लिया था, यानी उसको अखबार A ने दिया था। अगला है, E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। यानी E यहाँ पे भी नहीं आ सकता, E यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमें क्या पता चला, E कहाँ पे आ गया, यहाँ पे।
ये आ गया बीच के अंदर। उसके बाद दे रखा है बी और ए के बीच में दो पाठक हैं, तो बी और ए के बीच में, यानी बी को भरना। आप देखिए बी को यहाँ पे भरेंगे तो इनके बीच में दो नहीं है, अगर बी यहाँ पे बिठाए हम, यानी बी ने सबसे पहले पढ़ा तो 1 और 2 इनके बीच में है, यानी बी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा डी। तो सबसे पहले किसने पढ़ा, बी ने, उसने किसको दिया, सी को, सी ने दिया ई को, ई ने दिया ए को और ए ने दिया डी को। तो हमारा क्वेश्चन है नंबर 14 दे रखा है, क्या पूछा है 14 नंबर पे, सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा, तो सबसे अंत में अखबार पढ़ा डी ने, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन 15 है, ए ने अखबार किससे लिया था, ए ने किससे लिया था, ई से लिया था। तो 15 का हो जाएगा ई, जो कि कौन सा दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है। कुछ नहीं, लाइन टू लाइन पढ़े, हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। कितना टाइम लगा, 2 नंबर आ गए सीधे। तो इस टाइप के पैराग्राफ के क्वेश्चन में आप पहले क्या करिए, उनकी कंडीशंस को देखिए कि वो क्या क्या कंडीशंस दे रहा है, फिर उन कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, हमेशा इसमें 2 क्वेश्चन रहता है ग्रुप में। कंडीशन देगा, उनको सॉल्व करके क्या करने, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। वही तार्किक क्रम दर्शाता है, यानी क्रम वाइज हमें इसको क्या है जमाना है। पहला दे रखा है परिवार, दूसरा है समुदाय, तीसरा है सदस्य, चौथा दे रखा है क्षेत्र, नेता बोलते हैं ना, मेरे क्षेत्र की जनता, ये आ गया क्षेत्र, और लास्ट दे रखा है देश। तो इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे छोटा क्या होता है, सदस्य, एक सदस्य, एक से ज्यादा सदस्य मिलके क्या बनाते हैं, परिवार, यानी सबसे पहले तो आएगा 3, फिर आ जाएगा 2, 1 सदस्य से क्या बनता है, परिवार। बोलते हैं ना हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सदस्य से क्या बन गया, परिवार। परिवार से क्या बनता है, समुदाय। परिवार से क्या बनता है, एक समुदाय। समुदाय से क्या बनता है, क्षेत्र। जैसे क्षेत्र होता है ना, वो क्षेत्र हो गया, मोती डूंगरी क्षेत्र हो गया, मानसरोवर क्षेत्र हो गया, नारायण विहार क्षेत्र हो गया, तो ये आ गया क्षेत्र। उसके बाद है देश, तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा, देश। यानी सदस्य से परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से क्षेत्र, और क्षेत्र ने मिलकर क्या बना है, देश। तो हमारा क्या हो जाएगा क्रम 3 1 2 4 5, जो कि कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए प्रश्न में 3 कथन व 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों से मैच न या कुछ भिन्न प्रतीत हो। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इसमें जो लिखा है उसको 100% ट्रू मानना है। इसमें चाहे वो कुछ भी लिख दे, उसको क्या मानना है, 100% सत्य मानना है, 100%। सभी निष्कर्षों को पढ़े, फिर तय करें कि सभी कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए 17 नंबर में पहला कथन है, कुछ लक्ष्य रैंक है। तो इसमें देखिए वेन डायग्राम का आ गया, तो हम पहले क्या बनाएंगे, मुख्य आरेख। मुख्य आरेख, मुख्य आरेख में क्या देगा, कुछ लक्ष्य रैंक हैं। ये लक्ष्य, ये हो गया रैंक। आगे बोल रहा है, दूसरा कथन है, कोई लक्ष्य खेल नहीं है। ये खेल यहां पे ले लीजिए। तीसरा बोल रहा है, सभी खेल खिलाड़ी हैं। अब देखिए सभी खेल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी तो खेल खेलता है, खेल खिलाड़ी थोड़ी है। लेकिन हमें क्या मानना है, ट्रू मानना है, मान लिया। इसके साथ ही बनता है संभावित आरेख। इसका क्या बनेगा, संभावित आरेख। देखिए पहला है, कुछ लक्ष्य रैंक है। फिर बोल रहा है दूसरा, कोई लक्ष्य खेल नहीं है। लक्ष्य खेल नहीं है, लेकिन रैंक तो खेल हो सकता है, ये यहां पे हो सकता है। तीसरा बोल रहा है, सभी खेल खिलाड़ी हैं।
तो उसने ये नहीं बोला कि सब रैंक खिलाड़ी है तो ये खिलाड़ी यहाँ तक आ सकता है, यानी कुछ रैंक भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लक्ष्य भी खिलाड़ी हो सकते हैं। ये आ गया खिलाड़ी। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या दे रखा है। पहला निष्कर्ष है कुछ रैंक निश्चित रूप से खेल नहीं है। लक्ष्य निश्चित रूप से खेल नहीं है। देखिए यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, मतलब 100% हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कोई लक्ष्य खेल नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो 100%। इसमें क्या होता है, जो 100% ट्रू होता है उसी को हम सही मानते हैं। तो इसमें क्या है, 100% ट्रू हो रहा है कि हाँ ये है। इसके अंदर देखिए ये खेल रहा है, ये लक्ष्य, यानी इसमें भी फॉलो कर रहा है। अगला है सभी रैंकों के लक्ष्य होने की संभावना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि कुछ इसमें दे रखा सभी रैंकों के लक्ष्य होने की संभावना है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कुछ ही तो रैंक लक्ष्य है, सभी कहां पे है। यहां पे भी देखेंगे कुछ ही तो लक्ष्य रैंक है, सभी कहां पे। तो देखिए उसको क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए थोड़ा। निष्कर्ष को सभी रैंकों के लक्ष्य होने की संभावना है। वो क्या बोल रहा है, संभावना है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। तो देखिए अगर हम इस संभावित आरेख को ऐसे बनाएं, जैसे इसको हटा दिया, उसने क्या है संभावना व्यक्त करी है। तो संभावना का मतलब है कि इसको ऐसे बना दिया कि ये लक्ष्य है। अब ये तो हमें पता है कि कुछ तो है, कुछ लक्ष्य क्या है, रैंक है, कुछ लक्ष्य रैंक है, यानी इन दोनों के अंदर रिलेशन है। तो ये नहीं हो सकता कि सभी रैंक, यानी यहाँ अगर कुछ पार्ट है तो मान लीजिए सभी रैंक, ये रैंक यहाँ पे भी तो आ सकती है। पॉसिबिलिटी तो पूछी उसने 100%, तो उसने क्या खुद ही बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए। अगर इनके अंदर कुछ हिस्सा कॉमन है तो वो पूरा भी तो अंदर आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ही यहाँ पे कि ये हो सकता है, यानी ये रैंक किसके अंदर, लक्ष्य में, या लक्ष्य किसमें रैंक में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे बोले कि सर कुछ खेल या सभी खेलों के लक्ष्य होने की संभावना है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य और रैंक में क्या थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा था, मतलब थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा था, यानी पूरी रैंक भी लक्ष्य के अंदर आ सकती है या लक्ष्य पूरी रैंक के अंदर जा सकता है। तो यानी ये सेकंड भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप में देखिए संभावना शब्द पे जोड़ दीजिए आप, उसने क्या दिया, संभावना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है इन दोनों में अगर थोड़ा सा भी कॉमन है तो पूरा भी होने की संभावना है। उसने क्या करा, सिर्फ संभावना व्यक्त करिए, बोल रहा नहीं कि है, लेकिन उसने क्या बोला है कि संभावना व्यक्त करिए। संभावना व्यक्त करिए मतलब ऐसा हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक घन जिसके सभी हिस्से पीले रंग में पेंट किए गए, यानी एक घन है जिसके क्या है, सभी फलकों को क्या करा है, पीले रंग से पेंट किया गया है, कुछ समान 64 हिस्सों में काटा गया। यानी क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको बताया था कुल घनों की संख्या क्या होती है, n क्यूब। वो किसके बराबर है, 64 के। तो यहां से हम क्या करेंगे, घनों की संख्या निकालेंगे, n क्या आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n 4 आ जाएगा। आगे देखिए 64 बराबर हिस्सों में काटा गया, यानी छोटे घन कितने हो गए, 4। यानी ये क्या है, कुल घनों की संख्या, और ये n क्या होता है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या, भुजाओं का नाप, यानी जैसे भुजा कितनी है तो यहाँ पे भुजा की क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, 4। फिर आगे बोल रहा है तो बताइए कि कितने घन ऐसे हैं जो रंगे हुए नहीं है। तो मैंने आपको उस दिन क्या फॉर्मूला बताया था, घनों की संख्या क्या होता है, n क्यूब। एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या क्या होती है, 6n-2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या बताई थी, 12n-2। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया एक भी फलक, यानी कितने ऐसे घन है जो रंगे हुए नहीं है, यानी बिना रंगे फलकों की संख्या, तो वो होती है n-2 का स्क्वायर। तो आप ये भी नोट कर लीजिए इसके साथ साथ, बिना रंगे फलकों की संख्या क्या होती है, n-2 का स्क्वायर, नहीं n-2 का क्यूब। n-2 का क्या होती है, क्यूब होती है, n-2 का क्यूब। बिना रंगे घनों की संख्या क्या होती है, n-2 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए n कितना है, 4 - 2 का
क्यूब, 4 माइनस 2 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बिना रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए, घनों की संख्या, एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या, 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या और बिना रंगे घनों की संख्या। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आपको ये सूत्र याद हो तो आप फटाफट आंसर निकाल के लिख सकते हैं कि यह आंसर आ जाएगा। कोई सा भी पूछ ले, चाहे वो एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या पूछे, 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या पूछे या बिना रंगे घनों की संख्या पूछे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, एक खास कोड में मदर को, ये कोडिंग डिकोडिंग का अब आया है, मदर को क्या लिखा है HURF, और हमें पूछा क्या है आंसर को, यहां पे लिख लीजिए ANSWER। तो देखिए O एज इट इज आ रहा है, M एज इट इज आ रहा है, यानी इनको क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, आगे पीछे एज इट इज आ गया। उसके बाद देखते हैं H एज इट इज आ रहा है, T के अंदर क्या कर दिया +1 कर दिया, T से क्या आ गया U, R एज इट इज आ गया, E के अंदर क्या कर दिया +1, यानी फर्स्ट 2 लेटर को क्या कर दिया पोजीशन चेंज कर दी, चौथे को तीसरे पे लिख के तीसरे में +1 कर दिया, लास्ट को एक पहले लिया है और इसके अंदर क्या कर दिया +1 कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे आंसर में करेंगे तो N एज इट इज आएगा और A एज इट इज आएगा, रिप्लेस कर दिया तो NA। अब यहाँ पे आ जाएगा W एज इट इज आ जाएगा NAW। S में क्या करेंगे हम +1, S के अंदर +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा T, R ऐसे कैसे आ जाएगा और E के अंदर +1 करते क्या बन जाता है F बन जाता है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर का NAWTRF। देखिए ऑप्शन देखते, पहला ऑप्शन है NBW, पहला नहीं होगा, दूसरा MAV ये भी नहीं होगा, तीसरा NW ये भी नहीं होगा। तो हमारा आज कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसके अंदर भी आप क्या करते हैं, ज्यादातर पहला इन मिला लेते सर, एक से हो जाएगा N आगे सर डायरेक्ट लगा दिया, इसमें क्या रहा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से पढ़िए, उसमें देखिए कि उसने क्या ट्रिक लगाई है या क्या लॉजिक लगाया, उसके बाद एक बार सोल्व करिए। डायरेक्ट मत कीजिए ऑप्शन से, आप डायरेक्ट ऑप्शन वाइज करेंगे तो कभी कभी क्या होती है ज्यादा जल्दबाजी भारी पड़ जाती है, क्या होती है ज्यादा जल्दबाजी भारी पड़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़े, आपके पास टाइम होगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े एक बार, 30 सेकंड ज्यादा नहीं होते, 30 से 40 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, फिर आंसर दीजिए आराम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 3 उपाय दे रखे हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है। जो कथन ने बोल दिया वो क्या है सही है, यानी राम जी ने बोल दिया कि सही है कथन में जो आ गया। उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्रवाई कार्यान्वयन के लिए तर्क संगत है, यानी तर्क संगत है यानी सही है, यानी ये कार्रवाई हो सकती है उचित है, वो हमें बताना है। कथन क्या है, बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यानी क्या करा है, सुरक्षा जो निर्देश होते हैं ना उनका पालन किए बिना क्या करा सीएनजी किट लगवा ली, जिससे क्या होता है अगर सुरक्षा के उपाय नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उससे क्या है बच्चों की क्या है लाइफ क्या हो जाएगी खतरे में डल जाएगी। ये क्या देगा कथन देगा। आप देखते हैं हम इसकी कार्रवाई। पहली कार्रवाई क्या दे रखी है, पहली कार्रवाई है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिसमें किट लगाया गया है। हो सकता है कार्रवाई बिल्कुल उचित है, यानी जितनी बसों में किट लगवाया है उनको बुला के उनकी जांच करनी चाहिए कि किसमें दिशा निर्देशों का उचित पालन किया गया है और किसमें नहीं किया गया है। यानी ये कार्रवाई क्या है बिल्कुल सही है, ऐसा किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। सारी बसों को चेक कराना चाहिए कि उचित दिशा निर्देशों का या सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है या नहीं किया गया। दूसरा है स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए पर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्यों जी, आप पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है या सुरक्षा जो कानून है उनका पालन कीजिए, सुरक्षा उपकरण लगाइए और उसके बाद आप सीएनजी की बसों को किराए पे ले लीजिए, उसमें काफी दिक्कत आ रही है। यानी ये बिल्कुल भी तर्कसंगत या सही नहीं है, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। बंद क्यों करने, आप पूरे निर्देशों का पालन कीजिए। तीसरा है सरकार को स्कूल बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। तो ये भी
बिल्कुल गलत है। मैंने बोला सुरक्षा निर्देशों का पूरा पूरा पालन कीजिए, फिर आपको कहाँ पे दिक्कत है। जैसे कि यातायात के नियमों का पालन करते हैं, हम बत्ती पे रुक जाते हैं, जैसे रेड लाइट हो गई वहां पे रुक जाएंगे तो आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, लेकिन आप भगाएंगे रेड लाइट में क्रॉस करेंगे तो फिर एक्सीडेंट या फिर गिर जाएंगे या किसी को ठोक देंगे, तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो इसका ये कोई उपाय नहीं है कि आप जिसको उठा के क्या करें, बंद कर दें कि नहीं साहब बसों को हम सीएनजी को चलने ही देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्रवाई केवल एक के अनुसरण करती है, यानी पहली क्या है, सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केवल एक ही अनुसरण करती है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, यदि 11 गुना 8 बराबर क्या दे रखा है, 91। उसके बाद 12 गुना 6, 12 गुना 6 को क्या दे रखा है, 81। तो हमें क्या पूछा है, 19 इंटू 12, यानी 19 गुना 12 को क्या लिखेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा 31, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, 13। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें गुना लगाएंगे। 11 8 88 प्लस 3 91 हो रहा है, 12 6 72, 72 और 9 81 हो रहा है। अब अगर इसको 19 को आप 12 से करेंगे तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो बड़े से बड़ा 31 आ रहा है। इनको गुना करने पे क्या 31 से आएगा क्या, नहीं। तो ये तो आपका गुना करने का तो बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए इनको जोड़ते हैं, 11 प्लस 8 कितने हो गए, 19। 19 को अगर हम रिवर्स करके लिखें, डिजिट चेंज करें तो 19 को क्या लिख सकते हैं, 91, यानी 9 पहले एक बाद में क्या हो जाएगा, 91 हो गया। ऐसे ही 12 प्लस 6 क्या हो गया, 18। 18 को हम लिखेंगे उल्टा करके तो क्या हो जाएगा, 18 का 81। ऐसे ही 19 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 19 प्लस 12 हो जाएगा 31, और 31 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा हमारा आंसर है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस पे पीडीएफ के रूप में डाल दिया गया है। आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। पूरे आपको 150 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी, वहां से जाके आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, यानी क्या दे रखा, 3 पद दे रखे हैं, DHL, PTX, BFJ, और अगला पूछा है। उस दिन भी आप ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो आप क्या करते, ज्यादातर इसमें क्या करते, देखते कि कौन सा चल रहा है। जैसे कि D4 पे, H8 पे, L12 पे आता है, ये किस पे आता है, 16 पे, ये 20, ये 24, ये B आता है 2 6 10। आपको क्या लगा, अरे सर मुझे क्वेश्चन पता चल गया, 4 8 यानी +4 हो रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4। अब आप ये देखिए कि इसको +4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके चेक करने पड़ेंगे क्या, ऑप्शन में +4 कहाँ पे, यानी 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब इससे भी कर सकते हैं आप +4। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले में दे रखा NRV, N आता है किस पे, 14 पे, R आता है 18 पे, V आता है 22 पे, यानी ऑप्शन तो हमारा ठीक है, पहला ही आंसर हो गया। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार पहला ही आंसर दे आपको, यानी इसका आंसर तो NRV हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तो आपको मैंने पहले बताया था कि अल्फाबेट्स की आपको क्या होनी चाहिए, डिजिट पता नहीं चाहिए, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर तो याद है, 4 पे D आएगा, 8 पे जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 2, यहाँ पे कैलकुलेशन बन रहा है -2 हो रहा है, 8 6, यहां से भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, 12 10, यहां पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, इसमें से -2 कर दे, ये मिला, यानी इसमें से अगर -2 करेंगे तो हमें अगला जो समूह है वो मिल जाएगा। तो देखिए T आता है 16 पे, 16 में से 2 माइनस करें तो D किस पे आता है, 14 पे, -2 पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें T की, T आता है 20 पे, 20 - 2 कितना होता है, 18, R किस पे आता है, 18 पे। उसके बाद देखिए X को हम देखें तो X आता है 24 पे, 24 में से 2 माइनस करा तो T U और V कितने पे आ गया, 22 पे, यानी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट ही आपको पता चलता है, NRV ऑप्शन करने की चेक ही नहीं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 16 - 2 यानी 14वें नंबर का अल्फाबेट आएगा, 20 - 2 18वें नंबर का, और 24 - 2 यानी यहाँ पे 22वें नंबर का। तो डायरेक्ट NRV क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। यानी 4 ऑप्शन आप चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहला ऑप्शन हो गया, कभी कभी क्या करता है वो 4th ऑप्शन देता है, तो आपको 4 का गैप 4 ऑप्शनों में चेक करना पड़ेगा। इतने में तो आपका आंसर वैसे ही निकल जाएगा, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या 2 मेथड हो गए इसका, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस पता लगा के, या फिर डायरेक्ट इनमें रिलेशन। आप ज्यादातर मैं बोलूंगा आपको कि यही कोशिश करें कि इन टर्म्स में रिलेशन क्या बन रहा है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या है क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए विकल्प के अनुरूप है। हमें क्या दे रखा है 5, 15, 30। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 2, 4, 15। कुछ क्वेश्चन में क्या ऑप्शन जरूरी होते हैं। दूसरा है 3, 18, 36, 7, 15, 21। चौथा है 9, 36, 47। जो ये उसी के जैसा एक हमें यहाँ पे, यानी इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा विकल्प दिए हुए विकल्प के अनुरूप है, यानी जो रिलेशन इनमें वो यहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 5, 15, 30, यानी क्या है ये तीनों क्या है 5 के मल्टीपल है, 5, 15, 30। एक तो ये लगा सकते हैं कि 5 के मल्टीपल है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि हमने क्या करा 5 को 3 से गुणा करा, तो 5 गुणा 3 क्या आ गया 15। उसके बाद क्या करा 5 को 6 से गुणा करा, तो क्या आ जाएगा 30। 5 को 3 से गुणा करा 15, 5 को 6 से गुणा करा 30। तो यहाँ पे देखिए 5 तो एलजीटी है, लेकिन 3 को 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 करके हम यहाँ पे निकाला, तो आंसर आ गया 5 को 3 से गुणा करा और फिर इस 3 को गुणा 2 कर दिया 6, तो 5 को 6 से गुणा कर दिया 30 आ गया। ऐसा यहाँ पे देखिए तो 2 को 2 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा 2 को 2 से करते 4, फिर 4 को करें यहाँ पे 8, तो 8 दूनी क्या आना चाहिए 16, जबकि क्या आ रहा है 15। ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 3, तो हम करते हैं 3 गुणा 6 गुणा 3, यहां से क्या करेंगे 6 गुणा 3 करा, नहीं 3 गुणा 6 होगा, सॉरी 3 आ रहा है तो 3 करेंगे। यहाँ पे क्या करा 5 गुणा 3 करा था, वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 गुणा 6 करेंगे। 3 गुणा 6 कितना आ गया 18। अब यहाँ पे क्या करा 3 गुणा 36 यानी 12, और यहाँ पे क्या हो रहा है 6 दूनी 12 गुणा 2, यानी जो यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है सेटिस्फाई करा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणा डबल से गुणा करते 30 आ गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 से गुणा करते 36 आ रहा, तो 3, 18, 36 वो रिलेशन शो कर रहा है जो 5, 15, 30 कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न प्रश्न में एक कथन में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इस टाइम में मैं नहीं बोलूंगा, आपको 100% ट्रू मानना ही मानना है। भले ही वे सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न हो, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कथन क्या दे रखा है, देखिए जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हुई है। अब जन संपर्क संसाधन का मतलब हो गया टीवी, सिनेमा, फोन, यूट्यूब, यानी जिससे भी आप देख सकते हैं, जनसंपर्क साधनों से यानी जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे क्या होता है तो जनसंपर्क साधनों से। अब देखिए इसका अगला क्या दे रखा है, टेलीविजन, निष्कर्ष दे रखा है टेलीविजन का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। तो जनसंपर्क का मतलब होता है एक दूसरे से टचिंग वाला, लड़ाई झगड़ों वाला, तो पहला का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, और फिर उसका निष्कर्ष है तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न प्रश्नों में से एक कथन में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो कथन है जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। ये क्या दे रखा है, कथन दे रखा है जनसंपर्क साधनों अत्यधिक हिंसा के कारण क्या हो रहा है, आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। फिर है निष्कर्ष टेलीविजन का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये तो सबको ही पता है, हम जो देखेंगे वो बहुत जल्दी सीखते हैं। यानी आप मान लीजिए जैसे कोई पिक्चर देख के आए, तो आपको अगर मैं 6 महीने भी बाद पूछूंगा तो आप बता देंगे कि उस पिक्चर की स्टोरी क्या है, जबकि आपने मान लीजिए 1 महीने पहले जो पढ़ा है वो कुछ पूछ ली तो आपको पता नहीं है। यानी जो हम देखते हैं उसको हमारा माइंड क्या कर रहा है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है।
जिसको हम देखते हैं वो क्या करता है, बहुत जल्दी हमारा माइंड क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कैच कर लेता है, और हम उसको क्या है, भूल नहीं पाते। तो ये बिल्कुल सही अनुसरण कर रहा है कि टेलीविजन पर दर्शकों का प्रभाव पड़ता है। तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, जनसंपर्क साधनों की जो हिंसा दिखाएंगे, जैसे हीरो विलेन को पीट रहा है या और कुछ भी, जैसे बहुत से केसेस होते हैं जिसके अंदर कुटापिटी चलती है, मार झाड़ चलती है, तो उस टाइप में क्या है, गलत असर पड़ता है। तो उसमें क्या है, बच्चे बहुत जल्दी, बच्चे बड़े कुछ भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका ये बिल्कुल सही है कि टेलीविजन का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल अनुसरण करता है। दूसरा है, लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं आप कैसे कह सकते हैं, कथन में तो है ही नहीं, लेकिन ये जरूर है कि टेलीविजन का प्रभाव पड़ता है। तो टेलीविजन में जो हम देखते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, केवल एक ही अंत निहित है, यानी बिल्कुल सही पहला ही है, दूसरा बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा गलत है कि लोग क्या है, आक्रामक स्वभाव के हैं, लेकिन टेलीविजन का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आप वो कथन को सत्य माना। तो कथन है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है, यानी अगर हम चेन्नई से एरोप्लेन से फ्लाइट से जाएंगे तो कोलकाता हम क्या बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ये क्या रहेगा कथन। फिर अनुमान क्या है, अनुमान लगा रहा है, चेन्नई में कोलकाता हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, अगर हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं तभी तो हम क्या है पहुंच पाएंगे, अगर हवाई मार्ग से जुड़े हुए नहीं है तो हम कैसे पहुंच पाएंगे, यानी क्या है, पहला तो बिल्कुल सही है। तो पहला तो अनुसरण कर रहा है कि हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है चेन्नई से कोलकाता तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, किसने कहा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोई जरूरी क्या फ्लाइट से, फिर जो जैसे चेन्नई से कोलकाता कोई वैसे जाता ही नहीं, कि ऐसा किस कथन में भी कहीं नहीं बोला, उसने क्या बोला है कि ये जल्दी पहुंच जाते, तो अगर फ्लाइट से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो परिवहन का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं है। तो क्या करेगा, अनुसरण कौन सा करेगा, पहला, तो केवल फर्स्ट ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है। पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा हल्दी घाटी, तीसरा सारनाथ, चौथा है पानीपत। सुनते ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ। क्यों, क्योंकि बाकी 3 क्या है, युद्ध क्षेत्र हैं, क्या है, युद्ध क्षेत्र, जहां पे क्या हुआ था, युद्ध। जबकि सारनाथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, सारनाथ क्या है, तो सारनाथ क्या है, बौद्ध धर्म स्थल है। क्यों, क्योंकि जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद उन्होंने जो पहला क्या दिया था, प्रवचन दिया था, वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में ही दिया था भगवान बुद्ध ने। तो ये क्या है, बौद्ध तीर्थ स्थल बोलते हैं इसको, और ये क्या है, सारनाथ। तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न। जबकि कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत क्या है, तीनों क्या है, युद्ध के मैदान है, जहां पे युद्ध लड़े गए थे। क्या लड़े गए थे, युद्ध लड़े गए थे। कुरुक्षेत्र में तो पता ही है आपको, कौरवों और पांडवों ने लड़ा था, जबकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप, किसने लड़ा था, महाराणा प्रताप ने। और उसके बाद है पानीपत, तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे, आपको याद है तो बताइए। पहला 1536, 1556 और 1761 में 3 हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में नीलम नीचे से 7वें स्थान पर है। विद्यार्थी कितने कक्षा में, 35, ये है मान लीजिए 7वां नीचे से, यहां पे कौन है, नीलम। उसके बाद बोल रहा है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है, ये ऊपर से 9 मान लीजिए, यहाँ पे कौन है, सोहन। टोटल कितने हैं, 35। आगे क्या बोल रहा है, करण दोनों के ठीक बीच में है, यहाँ पे मान लीजिए कौन है, करण, कौन है, करण। करण की ऊपर से स्थिति ज्ञात कीजिए, ऊपर से करण की स्थिति क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए नीचे से 7वां है, तो हम यहाँ से नीलम की स्थिति, सोहन की तो हमें पता है, ऊपर से 9वीं है, इसकी भी ऊपर से पता चल जाती है। तो नीलम की मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर टॉप टीटी, टोटल को डबल टी कर लीजिए, टॉप प्लस बॉटम -1, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, ऊपर से संख्या विद्यार्थी की प्लस नीचे से संख्या -1, कुल कितने हैं
35, ऊपर से क्या है निकालनी है, नीचे से क्या है 60 माइनस 1, 35 में से 60 माइनस 1 है, 35 में से 6 गए तो ऊपर से विद्यार्थी की कक्षा में नीलम नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन क्या है ऊपर से 9वें स्थान पे है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ था, करंट दोनों के ठीक बीच के अंदर है, यानी करंट क्या है इन दोनों के ठीक बीच के अंदर। और हमें क्या पूछा था, ऊपर से करंट की स्थिति क्या होगी, तो हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, ऊपर से विद्यार्थी की संख्या प्लस नीचे से विद्यार्थी की संख्या माइनस 1। तो हमें क्या है, सोहन की तो ऊपर से पता है स्थिति, हम क्या करेंगे नीलम के ऊपर से स्थिति को क्या करेंगे निकालेंगे, यानी नीलम के ऊपर से स्थिति क्या है वो निकालेंगे। तो नीलम के ऊपर से स्थिति निकालने के लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी थी 35 बराबर ऊपर से हमें निकालनी है, यानी टॉप से तो हमें निकालनी है प्लस बॉटम नीचे से हमें क्या दे रखी थी 7, तो 7 माइनस 1 यहां से हम निकालेंगे। तो यहां से नीलम की ऊपर से स्थिति क्या आ जाएगी 7 माइनस 1 6, 35 में से 6 गए तो 29, यानी नीलम की ऊपर से स्थिति क्या आ गई 29 आ गई, यानी नीचे से 7 और ऊपर से 29। अब देखिए आगे हमें पूछा क्या, करंट की स्थिति निकालनी है ऊपर से, हमें क्या दे रखा है, ये इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दो बीच में बैठा, मतलब करंट की स्थिति कैसे निकालेंगे, सोहन की स्थिति ऊपर से प्लस ऊपर से नीलम की स्थिति बटा 2। तो सोहन के ऊपर से स्थिति क्या है 9 प्लस नीलम के ऊपर से स्थिति क्या निकाली हमने 29 बटा 2, 29 और 9 हो गए 38 और 38 बटा 2 बराबर 19, यानी करंट की अगर ऊपर से स्थिति होगी तो क्या आएगी 19 आएगी। तो देखिए इसको हमने क्या करा शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि बीच में बैठा है, यानी सोहन के और नीलम के बीच में बैठा है, तो सोहन की ऊपर से स्थिति प्लस नीलम की ऊपर से स्थिति बटा 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी करंट की स्थिति मिल जाएगी। अब इसको आप ऐसे भी निकाल लेते, ये 9 पे है ये किस पे 29 पे, यानी इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 20 का, 20 का आधा क्या हो गया 10, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये ऊपर से 10वें पे नीचे से 10वें पे, तो 9 प्लस 10 कितने हो गए 19। तो ये क्या है बहुत बड़ी क्या थी बहुत बड़ा या कंफ्यूजन टाइप का हो गया, तो आप सीधे याद रखिए ऊपर से सोहन की स्थिति ऊपर से नीलम की स्थिति बटा 2, तो क्या आ गई करंट की स्थिति आ गई, जो कि कौन सा दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, 19 किस में दे रखा ऑप्शन नंबर 4 में, जो क्या हो जाएगा हमारा हल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले बी है परंतु जिनके ठीक बाद डी नहीं है, यानी हमें क्या दे रखी है एक सीरीज दे रखी है एक श्रृंखला दे रखी है जिसमें क्या पूछ रखा है कि ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले क्या है बी है लेकिन ठीक बाद क्या नहीं होना चाहिए डी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या सीरीज क्या दे रखी है आर एस पी क्यू बी ए एच एम ए सी एफ बी ए डी एन ओ पी बी ए सी डी बी ए सी ओ ए डी, ये डी है लास्ट में। तो देखिए मैं क्या देखना है कि जिसके पहले क्या हो बी हो लेकिन बाद में क्या हो डी ना हो। तो देखिए सबसे पहले ये रहा बी, तो इस ए के क्या है पहले बी है लेकिन बाद में डी नहीं है, मतलब एक तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए बी तो ये देखिए इस ए के आगे बी तो है लेकिन बाद में क्या आ रहा है डी आ रहा है, लेकिन यानी ये नहीं होगा। हमें क्या पूछा है पहले बी हो लेकिन बाद में डी हो। आगे देखें तो ये ए, इसमें क्या है पहले क्या आ रहा है बी लेकिन बाद में क्या आ रहा है सी, यानी ए ये हो जाएगा दूसरा, यानी कितने अक्षर हो गए 2। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दो अक्षर ऐसे हो गए ए और ए जिनमें क्या पहले तो बी आ रहा है लेकिन उनके बाद में बी नहीं आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है अगला पद कौन सा होगा, यानी नेक्स्ट टर्म पूछ रही है हमें कि अगला पद कौन सा होगा। 3 पद हमें दे रखे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आई जेड ए 3 वाई बी 1 जेड ए 3 वाई बी 6 एक्स सी 10 डब्ल्यू डी, और इससे अगला में पूछा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या करें टर्म्स के अंदर रिलेशन फाइंड करें कि इनके अंदर क्या संबंध दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 1 से 3 हो रहा है यानी +2, फिर 3 से 6 +3, 6 से 4, 6 से 10 +4, तो 10 से अब क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, क्योंकि +1 +2 +3 +4 तो +5, 10 और 5 क्या हो जाएगा
15 तो यहाँ पे पहला तो क्या आ जाएगा 15। उसके बाद देखेंगे z से y -1, y से x -1, x से w -1, w -1 v। उसके बाद देखेंगे a से b +1, b से c +1, c से d +1। तो ऐसे d से आगे क्या जाएगा +1 करते e। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15VE, जो कि कौन से में दे रखा है चौथे ऑप्शन के अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है 15VE, जो क्या जाएगा हमारा आंसर। तो आप क्या करिए ज्यादा से ज्यादा कि क्या रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन फाइंड करके आप इनको फटाफट कर सकते हैं इनका ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। और अगर आप इनके अंदर खुद के अंदर यानी एक टर्म के अंदर रिलेशन फाइंड करने लग जाएंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करें अगले समूह में यानी पिछले समूह का अगले समूह से रिलेशन फाइंड करेगी क्या समूह में दोनों समूहों में समय क्या संबंध स्थापित हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि a प्लस बी का अर्थ क्या है ए बी का पति है, यानी जो प्लस कर रहा है प्लस साइन हो किसको इंडिकेट कर रहा है पति को। दूसरा दे रखा है a माइनस बी ए बी की बहन है, a माइनस बी बराबर ए बी की बहन है। a गुणा b दे रखा हो तो a b का भाई है तथा a डिवाइड b दे रखा हो तो a b का पिता है, यानी चार संबंध दे रखे। फिर हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में m डिवाइड बाई n माइनस o प्लस p। तो हमें क्या पूछा है m तथा p में क्या संबंध है। हमें पूछा है m तथा p में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड m डिवाइड n, और डिवाइड का हमें क्या दे रखा था डिवाइड का दे रखा था पिता, a b का पिता है यानी a डिवाइड यानी n क्या हो गया यहाँ पे m डिवाइड n का मतलब m तो है पिता, किसका पिता है n का, n का क्या है पिता, तो यहाँ पे लिख दिए पिता है। अगला दे रखा n माइनस o, माइनस का क्या दे रखा था माइनस का दे रखा था a b की बहन है यानी n क्या है o की बहन है, यानी ये क्या हो गई फीमेल, ये o। अब o का हमें पता नहीं मेल है फीमेल है लेकिन n का पता चल गया n क्या है o की बहन है। उसके बाद देखिए o प्लस p का मतलब क्या होता था a प्लस b का मतलब a b का पति है यानी o क्या है p का पति है, पति है तो मतलब मेल हो गया, p क्या हो गई फीमेल। इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे क्या हो गया ये कपल a क्या हो गया जोड़ा हो गया, विवाहित जोड़ा हो गया। और ये क्या है इसकी बहन है। हमें क्या पूछा है o m और p के अंदर, तो p क्या हो गई m की क्या हो गई बहू, पुत्र वधु या बहू कह लीजिए। तो क्या दे रखा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दे रखा है पी एम की बहू है, पी एम की बहू है, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पुत्र वधु है या बहू है तो हमें क्या दे रखा था पी एम की बहू है। तो सीधा सा रिलेशन है, आप बस डायरेक्शन फॉलो करते जाइए कि कौन सा साइन किसको इंडिकेट कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि दीवार को खिड़की यानी क्या दे रखा है कूट भाषा में मान लीजिए दीवार को क्या कहा जा रहा है खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को फर्श, दरवाजे को क्या कह रहे हैं फर्श, फर्श को कह रहे हैं छत, फर्श को कह रहे हैं छत, और छत को क्या बोल रहे हैं वेंटिलेटर, यानी छत क्या हो गई वेंटिलेटर। तो इस कूट भाषा में व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, मान लीजिए मैं कहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूं फर्श के ऊपर, और फर्श को क्या बोल रहे हैं हम छत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का छत। अब बहुत से बोलेंगे सर छत पे खड़े होंगे और छत को तो वेंटिलेटर, अरे छत पे भी फर्श होगा ना, ऐसे तो है नहीं कि छत छत हवा में बनी हुई है, कुछ है ही नहीं नीचे, तो नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं फर्श, और फर्श को हमने क्या बोला छत, जो कि कौन से में दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है एक पासे की 3 स्थिति दी गई है तब बताइए कि संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। पासा दे दिया, पासा ही मान लीजिए पासा ही है, और पासे की क्या दे दी हमें 3 स्थिति यानी 3 कंडीशंस दे दी। 3 स्थिति पहली में क्या है यहाँ पे 1 3 2, दूसरी स्थिति में 1 3 5 तथा तीसरी स्थिति में 2 3 4, और हमें पूछा क्या है यहाँ पे 4, हमें पूछा है कि 3 की विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बताया था उल्टा निकालिए, वो पूछ रहा है 3 की विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। आप पहले ये पता लगाइए कि 3 की विपरीत दिशा में कौन सी संख्या नहीं होगी। तो देखिए कौन सी नहीं होगी, 3 बराबर यहाँ पे क्या है 1 और 2, 1 और 2 नहीं हो सकती, क्यों क्योंकि ये किसके पड़ोसी हो गई, तो विपरीत कैसे होगी, विपरीत जो होगी जो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से देखिए 1 आ गया 5, तो 1 2 5, यहाँ से 4, तो 1 2 4 5 क्या नहीं हो सकते 3 की विपरीत दिशा नहीं हो सकती, तो कौन सी बच गई 6, तो 1 की विपरीत दिशा कौन सी हो गई 6। तो यहाँ पे तो आपको अभी करंट पे देखना पड़ा, वहां पे आपको डायरेक्ट देखना पड़ा, 1 नहीं हो सकती 2 3 4, यानी डायरेक्ट क्या हो गई 6।
तो आप क्या करिए, उल्टा निकालिए, यानी जो पूछा है उसका उल्टा कौन सी नहीं हो सकती। तो इन तीनों से में क्या पता चला, ये 4 नहीं हो सकती, तो बची कौन सी, 6। वही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी 3 की विपरीत संख्या हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज की संख्या। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गिनने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जो काउंटिंग फिगर होता है उसके लिए तो आपको शॉर्ट ट्रिक का पता होना ही चाहिए कि डायरेक्ट कैसे निकालें। एक एक काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। तो देखिए ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें कितने ट्राइंगल, तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। तो ऊपर कितने हो गए, 6। वैसे यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितने हो गए, 3, 6 3 कितने हो गए, 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 9। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिए जिसमें आपको ऐसे त्रिभुज दिए हुए हो, डायरेक्ट यही, ऐसे नहीं कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 फिर इनसे मिल गए 4, 1 ये 5, 1 ये 6। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। ऐसा ही जैसे फिर कभी वर्क आएगा तो उसके लिए भी बताएंगे। अभी क्या आ रहा है, त्रिभुज पूछा है तो आप त्रिभुज का याद रखिए कि क्या करिए, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 और उनको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 9, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, 9 त्रिभुज होंगे इसके अंदर, इस चित्र के अंदर 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है। तो देखिए हमें क्या है, 3 आकृतियां दे रखी है पहले क्वेश्चन नंबर 34 में। पहला दे रखा है एक रेक्टेंगल, आयत, उसमें बना रखा है त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ साथ क्या बना रखा है, वृत्त यानी सर्कल, यानी रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल 3 बना रखे। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको तो बोलते हैं गत्ता, ट्राइंगल को तो, सर्कल को बोल रहे हैं डिब्बा, और जो आयत है यानी रेक्टेंगल उसको क्या बोल रहे हैं, सफेद। फिर इसके अंदर नंबरिंग कर रखी है, हो गया 5 9 12 6 7 10 4 और 8। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है, यानी गत्ता यानी त्रिभुज हो, डिब्बा यानी वृत्त हो लेकिन आयत ना हो। तो यहां से हटा दीजिए, आयत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा में रखा है, चौथा ऑप्शन 6। यानी क्या होंगे, 6 गत्ते के डिब्बे ऐसे होंगे जो सफेद नहीं होंगे। क्या होंगे, 6 गत्ते के डिब्बे ऐसे होंगे जो सफेद नहीं होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी आकृति भाषा फ्रांसीसी व जर्मन को निरूपित करती है। यानी हमें क्या दे रखी है, 4 आकृति दे रखी है, उसमें क्या पूछा है, भाषा फ्रांसीसी व जर्मन। तो देखिए आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, मैंने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डल चुकी है, वहां से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे देखिए भाषा, तो ये तो हो गई भाषा, भाषा के बाद क्या दे रखा, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी क्या होती है, भाषा का प्रकार, यानी फ्रांस में बोली जाती है या कहीं भी बोली जाती है, तो वो क्या होगी, भाषा का एक प्रकार हो गया, यानी टाइप, यानी भाषा के अंदर ही आएगी। फ्रांसीसी है तो नहीं भाषा से बाहर जाएगी, क्योंकि वो भी एक प्रकार की भाषा होती है। उसके बाद होती है जर्मन, तो जर्मन भी क्या होती है, एक प्रकार की भाषा ही होती है, लेकिन जर्मन और फ्रांसीसी में कोई रिलेशन ये तो नहीं कि थोड़ी सी फ्रांसीसी क्या हो जाएगी, जर्मन हो जाएगी, या थोड़ी सी जर्मन क्या हो जाएगी, फ्रांसीसी। तो ये बनेगा हमारा डायग्राम। तो ये चित्र किसको निरूपित करता है, भाषा फ्रांसीसी और जर्मन को, जो कि कौन से में रखा है, 4th ऑप्शन के अंदर हमको ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और राजस्थान पुलिस के अंदर मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। तो हमें क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखे, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, और उनके अंदर क्या पूछा है कि हमें क्या है, मैट्रिक्स में क्या होती है, जैसे रो और कॉलम दे रखे हैं, तो रो और कॉलम किसी वर्ड के लिए रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो ऐसा कोड निरूपित करते हैं। तो वैसे हमें क्या दे रखा है, 2 मैट्रिक्स दे रखे, और हमें क्या पूछा है, पैन शब्द में से निम्न में से किस समूह द्वारा बनेगा। हमें क्या पूछा है, पैन शब्द,
यानी पेन, PENS, पेन्स, जो पेनों की संख्या है, तो पेन्स के लिए पूछा। तो देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे सबसे पहले अगर हम पी के लिए मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो पी के लिए कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा 0 0, दूसरा आएगा 12, तीसरा आएगा, तो 12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, ये यानी 0 रो 0 कॉलम में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही फिर क्या आएगा 2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर आएगा 3 1 4 3 8 6। यहां पे क्या मिलेगा हमको, P, यानी पहले रो दूसरे कॉलम में P है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में P है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में P है, फोर्थ रो थर्ड कॉलम में P है, एट्थ रो सिक्स कॉलम में के अंदर क्या है, रो P दे रखा है। वैसे अगर हम E के लिए लिखेंगे तो E के लिए आएगा 5 6 6 8 7 5 8 7 और 9 9। वैसे ही N के लिए लिखेंगे तो N के लिए आएगा 0 2 1 4 2 1 3 3 4 0। और S के लिए लिखेंगे तो S के लिए आएगा 0 4 11 2 3 3 0 और 4 2। तो ये क्या आ गया पेन्स के लिए। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन से इनको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में इनमें से एक एक डिजिट आ रही है। जैसे P के लिए इनमें से ऑप्शन में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, E के लिए कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, N के लिए इनमें से कोई सी वैल्यू, S के लिए भी तो हमें क्या ऑप्शन में चेक करना है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन 100% ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आप हमेशा क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को तैयार जरूर करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम, पहले भी दे रखा है 12, जो कि किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी 12 सही है। उसके बाद 6 7, तो देखिए इसके अंदर 6 7 देखिए नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा 6 7, इसमें भी नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड में पहले दे रखा है 4 3, तो 4 3 P में आ रहा है। उसके बाद दे रखा है 56 5 6 E के अंदर आ रहा है, यानी दो तो मैच हो गए। तीसरा देखिए 1 3, तो 1 3 तो N में कहीं नहीं आ रहा, S में भी नहीं आ रहा, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन में पहला दे रखा है 4 3 आ रहा है यहाँ पे P में। उसके बाद दे रखा है 5 6 E के अंदर आ रहा है। उसके बाद 2 1 किस में आ रहा है, N में आ रहा है। उसके बाद 4 2 किस में आ रहा है, S में। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों के एक एक लेटर आ गया। नहीं 4 3 किसको कर रहा है, P को, 5 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E को, 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है N को, और 4 2 रिप्रेजेंट कर रहा है S को। तो पेन क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या हो गई, हम यहां से देखें तो 43 56 21 और 42, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको देखना P कहां पे है, रो और कॉलम को, उनको डिजिट्स को लिख लेना है और फिर क्या करना, ऑप्शन वाइज मैच करना है। तो ऑप्शन डायरेक्ट आपको जो डिजिट इन चारों में नहीं दे रखी वो डायरेक्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डिजिट इनके अंदर है नहीं वो आंसर नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। तो मैट्रिक्स की क्वेश्चन की आप तैयारी अच्छे से करें। क्वेश्चन को एक बार बिना देखे आप करें, फिर यहाँ से सॉल्यूशन देखें, या फिर पहले सॉल्यूशन देख ले और फिर एक बार खुद भी सोल्व करें कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको मैट्रिक्स लिखना सिखाऊं, और मैट्रिक्स तो आपको आनी चाहिए कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। रो इनटू कॉलम तो वो छोटी क्लासों में सिखा देता है, बेसिक है बिल्कुल, तो वो तो बहुत पहले ही आपको सिखा दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि इसको आकृति को पूरा करना है। तो देखिए सबसे सिंपल टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये टाइप तो आपको आना चाहिए। इसको कैसे होंगी, ये यहां से जाएगी, ये यहां से, क्योंकि जैसा आइडेंटिकल फिगर है, और यहां से क्या जाएगा ये, तो यानी कुछ कैसी बनेगी अपनी, ये इस टाइप की बनेगी हमारी। आंसर इस टाइप का बनेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, और ये किसमें दे रखा होगा, एक बड़े ब्रैकेट में। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि किसमें दे रखा है आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो थर्ड ऑप्शन के ऊपर यही दे रखा है, जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखिए वाटर इमेज निकालनी है इसकी, जल प्रतिबिंब।
तो जल प्रतिबिंब का मतलब है इसको उल्टा कर दीजिए ऐसे कैसा। तो ये तो आपको बहुत ही बेसिक है, आना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसको यूं मान लीजिए इस सिरे को उठा के नीचे ले आए तो कैसा बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये नीचे आ रहा तो ये इधर देख रहा है, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ये इसको ये ऊपर हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा नीचे, और लाइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो कि कौन से में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 से निम्न में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो आप इसको देखेंगे तो जो प्रश्न आकृति है वो ऑप्शन 3 के अंदर सन्निहित दी है। तो आपको बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि कौन सी जो इमेज दे रखी है उसके अंदर जो क्वेश्चन का फिगर है वो एम्बेडेड यानी छुपा हुआ है। तो वो तो बिल्कुल बेसिक है, उसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट, अगर इसको काट के फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर काटेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए इसको फोल्ड करेंगे और फिर काटेंगे तो कुछ कैसी आकृति दिखेगी, ये कहा जाएगा इनके बीच में, तो कुछ ऐसी आकृति दिखेगी फोल्ड करके काटने के बाद। ये तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप भी चाहे तो इसका आगे भी बना सकते हैं कि फोल्ड करके काटा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, जो कि कौन से में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में। तो 37 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 38 का ऑप्शन नंबर 2, 39 का ऑप्शन नंबर 3 और 40 का ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो गया हमारा पेपर नंबर, मॉडल पेपर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले जो 3 पेपर में हमारे हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जो अपलोड हुए होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपके 4500 क्वेश्चन तैयार करा देंगे अगर आप हमारा साथ दें। रोजाना आप यहाँ पे जो हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कि जैसे ही आपको वीडियो डले पता चल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। आज हम जो जीके के मॉडल पेपर बना रहे थे उसी क्रम में जो इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर तैयार किए थे, आज 4 नंबर का मॉडल पेपर है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित है। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रथम जो प्रश्न है कि रिक्त स्थान है कि एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से, जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित कर लेता है। तो वो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी हैं जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम, ओनली हार्डवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न है सारे ये, कि विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। यानी विंडोज जो 7 कंप्यूटर में होती है तो ये जो अपने को फाइल फॉर्मेट दे रखे तो किसको सपोर्ट करता है। तो विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो ये इनमें से NTFS, BSD, EXT एंड उपरोक्त सभी। तो इनमें से अपने को देखना है, तो इनमें है NTFS। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान एक कंटेनर जैसा, कंप्यूटर में एक कंटेनर जैसा, कंटेनर बहुत सारा सामान लेके जाता है उस प्रकार से एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, जैसे आइकॉन, डेस्कटॉप, फोल्डर या फाइल। तो इनमें से आपको बताना होता है और यहाँ आपको प्रश्न दिया हुआ होता है और पहले रिक्त स्थान। तो यहाँ आपको देखना है कि क्या किस प्रकार करता है, कि कौन एक कंटेनर जैसा काम करता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वो है फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फाइल को तुरंत
किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। यानी कि जो किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर, जो कंप्यूटर के सामने दिखाई था, डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं, तो यहाँ आपको वो बताना है। जैसे इसमें दे रखा है कि भाई फोल्डर करते हैं क्या, शॉर्टकट आइकॉन, या एक और दो, एक फोल्डर और शॉर्टकट आइकॉन दोनों, या उपयुक्त सभी, तो इनमें आएगा शॉर्टकट आइकॉन। नेक्स्ट है कि बूट होने के बाद, जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग करने के लिए आप तैयार होते हैं, तो जिस स्थान को आप देखते हैं कंप्यूटर में, वह क्या कहलाता है, या वह कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे विंडोज़ कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है, या उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। यानी कि विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है, जंप लिस्ट के द्वारा करता है, या फाइल लिस्ट के द्वारा करता है, या एक और दो दोनों, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा जंप लिस्ट के द्वारा शो करेगा रिसेंटली जो ओपन आइटम्स है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। प्रश्न दोबारा सुनिए, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। इसमें जैसे टाइटल बार, या विंडो की, या स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, तो इनमें से किया जाता है विंडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बूटिंग कहा जाता है, लोड कहा जाता है, डोस प्रॉम्प्ट कहा जाता है, या सिंबल कहा जाता है। तो यहाँ आपको देखना होगा बूटिंग, जिसके लिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं। यानी कि विंडोज़ को अपडेट करने के लिए आप कौन सा टूल उपयोग करेंगे। जैसे विंडोज़ रीस्टार्ट, या विंडोज़ लॉग ऑफ, या विंडोज़ अपडेट, या सिस्टम टूल्स। तो आपको यहाँ करना है विंडोज़ अपडेट करना है, उसके लिए आपको टूल उपयोग लेना है, वो लेना है विंडोज़ अपडेट का। जैसे ही नेक्स्ट है कि मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें दिया हुआ है कि यूनिक्स, या MS DOS है, या PC DOS है, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है यूनिक्स, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि विंडोज़ 7 में F5 का क्या कार्य है। जो कंप्यूटर में विंडोज़ 7 होती है में जो अपन की दबाते हैं, F5 का क्या कार्य है। तो F5 क्या करता है विंडोज़ 7 में, इसको दबाते हैं तो इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर क्या शट डाउन करेगा, क्या रिफ्रेश करेगा, क्या स्टैंड बाई करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो विंडोज़ 7 में F5 का जो कार्य है वो है रिफ्रेश करने का, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान दिया है, कहा कि प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है, कौन करता है, किसके द्वारा होता है। तो ये होता है, इसमें देखते हैं कि फॉन्ट साइज के द्वारा होता है,
या बॉर्डर के द्वारा होता है, या सेल के द्वारा होता है, या फॉन्ट स्टाइल के द्वारा। तो इनमें से आएगा इसमें फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। फॉन्ट साइज, तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि किस समझौते ऑब्लिक पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, एक ही तथ्य इनके लिए काफ़ी था उत्तर देने के लिए, इसलिए ऐसा किया। तो किस समझौते ऑब्लिक पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, तो कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था, वो था डेरियस प्रथम। नेक्स्ट है आलवार कौन थे। आलवार कौन थे? ये थे वैष्णव विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सैनिक विभाग का नेतृत्व है, मुगल काल में सैनिक विभाग का नेतृत्व है किसके हाथ में था? तो ये था मीर बख्शी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई 1875 में हुई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की गई? तो ये की गई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या होती है, ये होती है 560। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है कि IUNC की स्थापना कब हुई? ये हुई 1960 में। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, वो था अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, तो बंद अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किसे कहते हैं? कि बंद अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता हो, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय ट्रेंड पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो ये होती है स्ट्रोमा में। नेक्स्ट है कि फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित भी अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, तो फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? ये है सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन की संज्ञा जिस तत्व को दी गई है, भविष्य का ईंधन की संज्ञा जिस तत्व को दी गई है वह है कौन सा तत्व? वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई है, आनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई है, वो है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इससे पहले हमने कंप्यूटर के वर्जन भी किए थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल कल्याण समिति की शक्तियां किस धारा में निहित हैं? तो ये है धारा 27। धारा 27 में बाल कल्याण समिति की शक्तियां निहित हैं। नेक्स्ट है कि बाल श्रम को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? जो बाल मजदूरी है या बाल श्रम जो है उसको कितने भागों में, कितने प्रकारों में, टाइप्स जो हैं क्लासिफाइड किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005 में शारीरिक हिंसा के तहत रखा जाता है कि घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005 में शारीरिक हिंसा के तहत रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन किस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, इसलिए वहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, उपरोक्त सभी। तो ये सबके सब शारीरिक हिंसा के तहत आते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो आता है आपके लिए प्रश्न, तो इसमें ध्यान रखिएगा उपरोक्त सभी, और बाकी यहाँ 3 पे भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में धारा 84 में विदित है, यानी कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसमें धारा 84 में क्या दिखाया गया, क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया बालकों का अपहरण करना अपराध है। नेक्स्ट है कि कौन सा संप्रदाय भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करता है? ये करता है रामानंद संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाजी और कृपाजी, नाम है यहाँ रूपाजी और कृपाजी, किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो ये किसान आंदोलन था बेंगू का। नेक्स्ट है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है, या संबंध क्षेत्र से है, और किसका वाद्य यंत्र है टामक? तो इसका संबंध है मेवात क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, यानी कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीतल पर सोने की कारीगरी, यानी कि पीतल की कोई वस्तु हो और उस पर सोने की कारीगरी कर दी जाए की कला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं तहनीसा। नेक्स्ट है कि जस्मा ओडन नाटक रचित है, यानी कि ये जो नाटक का नाम है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है शांता गांधी द्वारा। नेक्स्ट है कि जैसलमेर राज्य का आधा साका, यानी कि जैसलमेर राज्य का आधा साका किस शासक के समय हुआ? ये हुआ था राव लूणकरण के शासन में। नेक्स्ट है कि फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गुलाब चंद नागौरी। नेक्स्ट है कि 84 खंभों की छतरी स्थित है, यानी कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये है बूंदी में। नेक्स्ट है कि तीर्थ स्थल पुष्कर झील में, यानी कि अजमेर में जो तीर्थ स्थल पुष्कर झील है में कुल कितने घाट है? तो इसमें 52 अर्थात 52 घाट है। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथेरना कला संबंधित है। मथेरना कला संबंधित है, तो ये बीकानेर शैली से है।
नेक्स्ट है सुरलिया आभूषण पहना जाता है, तो ये कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तबीजी अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया है, कहाँ किया गया है, ये राजस्थान का नाहरगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है कि बिसलपुर परियोजना का संबंध है, तो इसमें चारों ऑप्शन रखें, इस प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं कि बनास नदी से, लूणी नदी से, चंबल नदी से, माही नदी से, तो बिसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। इकराना, सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी आदि नस्लें हैं। ये किसकी नस्लें हैं, गाय की हैं, भैंस की हैं, किसकी, तो ये बकरी की नस्लें हैं ये। नेक्स्ट है कि कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है, तो ये जो कांतली नदी है, बारहमासी जो ये मौसमी जो नदी है, ये कांतली नदी शेखावाटी में, इसका जो बेसिन है जहाँ से ये प्रवाहित होती है, उस बेसिन को तोरावटी बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है, यानी कि हाड़ौती पठार पे जो मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की, तो वो मध्यम काली है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था 1959 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, यानी कौन सा था राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट, वो था सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट।